करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करते हैं। सो चार्ज Q मान लेते इस पॉइंट पर ए पर है, जिस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, और एक पॉइंट B को जाता है जिसका पोटेंशियल VB, राइट। सो चार्ज अगर A पर था चार्ज Q, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी था Q इंटू VA। उसी तरह जब चार्ज पॉइंट B पर गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा चार्ज इंटू यहां का पोटेंशियल। सो एज सच चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी को जाता है, यानी कि B का पोटेंशियल जो है, B में पोटेंशियल एनर्जी जो है कम होगा। मान लेते हैं चार्ज Q पॉजिटिव है, तो इसका मतलब B का पोटेंशियल जो है कम है। सो पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, नेगेटिव चार्ज जो है लो से हाई जाता है। बट बात दोनों में एक ही है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी लेवल टू लो पोटेंशियल एनर्जी। तो जब चार्ज यहां से यहां गया तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल QVB माइनस VE। पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, क्योंकि B जो है नेगेटिव है, B जो है कम है, नॉट नेगेटिव, कम है इससे। सो ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, यानी कि देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स है। सो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दे विल कोलाइड इन देयर मोशन, दे विल कोलाइड विद द फिक्स्ड आयंस। सो मैटर के अंदर में जो आयंस हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं, एंड एक कोलिजन में क्या करते हैं, पार्ट ऑफ एनर्जी शेयर करते हैं। पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो आयन के साथ शेयर करते हैं। तो आयन क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करने लगता है, और वो जो सब्सटेंस है उसको हीट अप कर देता है। तो शुरू में जो लॉस हो रहा है, जो लॉस इन पोटेंशियल था, वो जो है एनर्जी पार्टली हीटिंग अप में यूज हो जाता है। हीटिंग अप मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सो पार्टली हीटिंग अप में यूज हो जाता है, और रिमेनिंग जो है वो रेडिएशन, एज ए रेडिएशन डेसिपेट करता है। सो वायर है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट गया, करंट जब गया तो देर इज कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दोज फिक्स्ड आयंस, देर इज शेयरिंग ऑफ एनर्जी। सो दिस आयंस ऑसिलेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, हीट अप द मैटर। सो शुरू में ये होता है, हीट अप द मैटर, दैट मीन्स द एनर्जी एज ए होल, इफ यू सी एज एनर्जी, सो पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू heat up, that is increase the internal energy, and rest is radiated out। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये हीटिंग अप जो एक फिक्स टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट में ये हीटिंग अप खत्म हो जाता है। सो जो भी आपका लॉस हो रहा है वो जो है हीट में बदल जा रहा है, एंड रेडिएटेड टू द सराउंडिंग। तो हम हीट डेसिपेटेड का बात करते हैं। So charge Q moves through potential difference V. So energy will be QV, और स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट करंट के लिए इसका एनर्जी का सिंबल हम E लिख सकते हैं, E। सो कांस्टेंट करंट के लिए चार्ज जो होता है करंट इनटू टाइम। सो स्टेडी स्टेट में ये है एनर्जी डेसिपेटेड, VIT। स्टेडी स्टेट क्या होता है, जब करंट कांस्टेंट रहता है। सो ये कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप स्विच ऑन करने का थोड़े देर बाद में स्टेडी स्टेट आ जाता है। शुरू में जब करंट फ्लो करने लगता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है, तो रेसिस्टेंस वैरी करता है। तो थोड़ा देर के बाद जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाता है, और करंट भी कांस्टेंट हो जाता है, वो स्टेडी स्टेट है। और ये स्टेडी स्टेट में ये आपका एनर्जी डेसिपेटेड है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपको स्टेडी स्टेट में, तो बिकॉज रेसिस्टेंस कांस्टेंट है तो I इक्वल टू V बाई आर। तो रिलेशन से आप या तो चाहे तो I को चेंज कर दीजिए, V बाई आर।
या फिर V को चेंज कर दीजिए। और पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम। तो आप VI लिख सकते हैं या फिर V²/R या फिर I²R, ये पावर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, हमको मालूम है SI में एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। बट जूल जो बहुत छोटा यूनिट हो जाता है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसको मेजर करने के लिए एनर्जी का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जो यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, SI यूनिट तो अभी भी जूल है, बट प्रैक्टिकल यूनिट जो हमारा घर में मीटर लगा होता है जो मेजर करता है उसे कहते हैं किलो वाट आवर। किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। सो किलो वाट आवर। तो किलो कितना होता है? 10⁻³ किलो होता है 10⁻³ वाट। वाट मतलब जूल पर सेकेंड। और आवर, आवर कितना होता है? 3600 सेकेंड। 1 आवर 60 × 60, सो सेकेंड कट जाएगा। सो 1 किलो वाट आवर जो है 36 × 10⁵ जूल। सो हमारे घर में जो मीटर प्लेस किया जाता है वो ये यूनिट मेजर करता है। हम जब कहते हैं कि 10 यूनिट इस महीना में 20 यूनिट का बिल आया, 50 यूनिट का बिल आया, दो यूनिट जो रेफर्स टू किलो वाट आवर्स। अब जो ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और जहाँ कंजप्शन होता है आमतौर पर बहुत डिस्टेंस पे होता है। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ और आपको कंजप्शन 100, 200, 500 किलोमीटर दूर में यहाँ कंजप्शन होना है, से इस जगह पर ए में कंजप्शन होना है, और ये ए में कंजप्शन जो होना है एट सर्टेन वोल्टेज होना है सपोज। तो यहाँ हमारा ट्रांसमिशन जो होता है एक लंबी दूरी पर, हम जितना ही अच्छा कंडक्टर क्यों ना ले लें उसका ओमिक रेसिस्टेंस होता है। सो इसका ओमिक रेसिस्टेंस मान लेते हैं RC, राइट। तो हमको ये आपका पावर स्टेशन है जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट जहाँ कंजप्शन होता है बहुत दूर पे, और ये कंजप्शन हमको चाहिए पावर P। तो पावर क्या होता है? V × I, राइट। सो ये जो करंट फ्लो करता है, अगर करंट जब फ्लो करता है तो ये जो वायर्स जो कैरी करते हैं, ट्रांसमिशन वायर्स, जितना ही अच्छा कंडक्टर क्यों ना ले लो उनका ओमिक रेसिस्टेंस होता है। सो ये ट्रांसमिशन लॉस क्या हो जाएगा? I²RC, ये ट्रांसमिशन लॉस। सो I क्या हो गया? P/V। तो हम ट्रांसमिशन लॉस को कम कैसा कर सकते हैं? अगर ये जिस डिवाइस को हमको ऑपरेट करना है वो अगर हाई वोल्टेज पे रहे, अगर वो हाई वोल्टेज पे रहे तो ये जो पावर लॉस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V²। तो इसीलिए आपने नोट किया होगा पावर स्टेशन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज को बहुत हाई में ले जाते हैं, 11 किलो वोल्ट, इतना हाई में ले जाते हैं। इसलिए उनको काफ़ी दूर में भी रखा जाता है, बहुत हाइट में रखा जाता है। सो इतना हाई वोल्टेज में इनको ट्रांसमिट किया जाता है और यहाँ पर रिसीव करते हैं। बट ऑफन क्या होता है कि जब हम रिसीव करते हैं इतना हाई वोल्टेज जो है इवन इन फैक्ट्रीज भी सेफ नहीं होता है। सो वोल्टेज को नीचे लाना है। सो जो डिवाइस यूज होता है जो कि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकता है या कमा सकता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। सो पावर स्टेशंस में जहाँ पावर जनरेट होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। क्योंकि हमने देखा वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो ट्रांसमिशन लॉस जो है कम होगा, लेकिन यूज करने से पहले फिर से कम लाना पड़ता है, वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। सो ये है ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसा होता है, कैसे हम ट्रांसमिशन लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, वोल्टेज को अप करके, स्टेप अप करके हम ट्रांसमिशन लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक रेसिस्टर जो है पावर डेसिपेट कर रहा है 220 वोल्ट में पावर डेसिपेट करता है P।
अगर सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट हो जाता है तो कितना पावर डिसिपेट करेगा? सो पावर कितना है? पावर होता है V स्क्वायर बाई R। सो P, अभी न्यू पावर मान लेते हैं P प्राइम है, सो V बाई V प्राइम होल स्क्वायर। सो पहले V कितना था? 220, अभी कितना है? 440 होल स्क्वायर, कितना हो गया? 1/4। सो न्यू पावर कितना हो गया? 4P, राइट? ये आंसर है। एग्जैक्टली ये 4P होगा या थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हमने क्या किया, P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर जब लिया तो हमने R को कांस्टेंट मान लिया। बट ऐसा होता है क्या? R कांस्टेंट रहता है? हायर वोल्टेज में क्या होगा? हायर वोल्टेज में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा मतलब टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई है मतलब रेसिस्टेंस, कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस भी हाई होगा। रेसिस्टेंस अगर हाई होगा तो पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो 4P निकाला था, रेसिस्टेंस बिकॉज हाई है तो उतना नहीं होगा, उससे रियलिटी में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे घर में जो कनेक्शन सब लगा होता है, सीरीज होता है या पैरेलल होता है? पहले एसी होता है या डीसी? एसी होता है। एसी को ही हम स्टेप पावर स्टेप डाउन कर सकते हैं, डीसी को हम नहीं कर सकते। उसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो सिर्फ एसी के लिए। तो घर में जो कनेक्शंस होता है, घर में हमने बहुत सारा कनेक्शन है, लाइट, फ्रिज, टीवी वगैरह, वो सब क्या होता है? सीरीज होता है या पैरेलल होता है? घर का सभी कनेक्शन जो है पैरेलल होता है। यहाँ, 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 ये बॉक्सेस सब कुछ भी हो सकता है, बॉक्सेस सब कुछ भी हो सकता है। आपका टीवी, एसी, फैन, कुछ भी हो सकता है। तो ये जाएगा फिर वापस आएगा, आपका 2 लाइन होगा, राइट। और ये जो है आमतौर पर एक फ्यूज वायर से पास होके जाता है। तो फ्यूज वायर से जो भी करंट होता है, ये करंट डिवाइड हो गया। तो ये जो फ्यूज वायर लगाया क्यों जाता है? अब देखिए, सपोज बहुत सारा रेसिस्टेंस है, बहुत सारा कनेक्शन आप लगा दिए, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब जितना ज़्यादा पैरेलल में कनेक्शन लेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है कम होते जाएगा, इन्वर्सली 1/R = 1/R1। तो जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि करंट ज़्यादा हो जाएगा। और करंट अगर ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ इसका जो ये जो मटेरियल से बना होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो करंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। एक और समय मेल्ट हो सकता है, कोई भी पार्ट अगर शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है? नॉट पासिंग थ्रू रेसिस्टर। आपका कोई भी वायर में दो ठो पाथ होता है, एक में करंट जाता है, एक रिटर्न आता है। बट किसी वजह से अगर ये रेसिस्टर से होके नहीं गया, यही शॉर्ट कॉन्टैक्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। होना ये चाहिए कि करंट ऐसा एक ब्रांच से जाना चाहिए, कोई भी एक डिवाइस से पास होके वापस आना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। बट किसी वजह से या तो ये इंसुलेशन जल गया या किसी भी वजह से जो वायर का जो दोनों पार्ट रहता है ये आपस में कांटेक्ट में आ गया, यानी कि अब जो है ये रेसिस्टर होके नहीं गया, यहाँ कांटेक्ट हो गया, तो सिर्फ कंडक्टिंग वायर से ही वापस आ गया। कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस है नेग्लिजिबल है। सो पैरेलल में एक ऐसा रेसिस्टर लग गया जिसका नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। सो पैरेलल में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द लोएस्ट। सो ये सबसे लोएस्ट रेसिस्टेंस आ गया, उससे भी कम हो गया रेसिस्टेंस, मतलब करंट जो है बहुत हाई हो जाएगा और ये जो फ्यूज वायर है ये मेल्ट हो जाएगा। घर में सभी कनेक्शन जो हैं पैरेलल होते हैं और बहुत सारा कनेक्शन डालने से भी ये मेल्ट कर जाएगा, या फिर कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तब भी ये मेल्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें कुछ सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया है। ये आपका 3 ओम दिया गया है, ये 2 ओम दिया गया, ये 4 ओम दिया गया। ये पार्ट ऑफ सर्किट है, राइट। और हमें दिया गया है इसमें जो है इसमें पावर डिसिपेट होता है, 2 ओम में पावर डिसिपेट होता है 18 वाट।
तो टोटल सर्किट में कितना पावर डिसिपेट होगा। तो यहाँ 18 वाट होता है, यहाँ करंट मान लेते हैं I1 है, सो I1 स्क्वायर R इक्वल टू 18, I1 स्क्वायर R कितना है 2 इक्वल टू 18, सो I1 कितना हो गया 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सो 3 इंटू 2 इक्वल टू I2 इंटू 3, सो यहाँ कितना हो जाएगा 2 एम्पेयर, सो वहाँ पावर कितना हो जाएगा I स्क्वायर R 2 स्क्वायर इंटू 3, ये 12 हो गया। सो यहाँ आपका 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पावर हो जाएगा I स्क्वायर 25 इंटू 4 100, सो टोटल पावर हो जाएगा ये 100, वो 12, ये 18, कितना हो गया 130 वाट, ये पावर डेसिपेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक बल्ब दिया गया है जिसका वाटेज दिया गया, मतलब कितना 60 वाट है, और वोल्टेज दिया गया 120 वोल्ट। लेकिन जो सप्लाई लाइन है से डीसी है, जो सप्लाई लाइन है वो मान लेते हैं वो सप्लाई कर रहा है 160 वोल्ट। तो क्वेश्चन है कि एक रेसिस्टर लगाया जाए सीरीज में, उसका क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये जो वोल्टेज दिया गया उसमें वो ऑपरेट करे। सो यहाँ पावर दिया गया, पावर क्या होता है VI, पावर दिया गया 60, ये 120I, तो करंट कितना हो गया 1/2 एम्पेयर। सो इस लाइन में करंट जो है 1/2 एम्पेयर हो गया। सीरीज सर्किट है, यहाँ भी करंट सेम रहेगा। तो अप्लाइड वोल्टेज जो है 160 है, यहाँ ड्रॉप है 120, तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल जो है राउंड द लूप 0 होना चाहिए, 160 में 120, यहाँ कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बोलता है वोल्टेज बाय करंट 80 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें आइडेंटिकल 4 रेसिस्टर दिया गया, आइडेंटिकल 4 ठो रेसिस्टर दिया गया, और सब जो है मैक्सिमम विथस्टैंड कर सकता है P, मैक्सिमम पावर विथस्टैंड कर सकता है P, और हमें कनेक्शन कुछ ऐसा दिया गया, ऐसा कुछ कनेक्शन दिया, एक सब आइडेंटिकल है और इस तरह का कनेक्शन है। एक रेसिस्टर मैक्सिमम पावर विथस्टैंड कर सकता है P, विदाउट ओवर हीटिंग मैक्सिमम पावर विथस्टैंड कर सकता है P। तो ये जो पार्ट ऑफ सर्किट है इसमें पावर डेसिपेटेड, मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये सीरीज है और ये तीनों पैरेलल है, मतलब यहां अगर करंट I आ रहा होगा तो बिकॉज आइडेंटिकल है इक्वली डिवाइड हो जा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा पावर कौन डेसिपेट करेगा E, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा करंट है, और एक रेसिस्टर जो है मैक्सिमम विथस्टैंड कर सकता है P, तो मतलब मैक्सिमम इसके लिए हम लेंगे I स्क्वायर R इक्वल टू P। तो यहां अगर P है तो यहां इंडिविजुअली कितना हो जाएगा, ये बाकी तीनों में कितना हो जाएगा I/3 होल स्क्वायर इंटू R। सो I स्क्वायर R जो है आपका P है, ये P/9 हो जाएगा। सो टोटल पावर क्या हुआ, ये P हुआ, और वो तीनों में एक में P/9 है, कितना हो गया 4P/3। तो मैक्सिमम पावर यहां से हम डेसिपेट हो सकता है 4P/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो रेसिस्टर्स दिया गया जो कि सेम वोल्टेज V में एक पावर डेसिपेट करता है P1, दूसरा पावर डेसिपेट करता है P2, वोल्टेज सेम। अब दोनों रेसिस्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें अक्रॉस सेम वोल्टेज तो कितना पावर डेसिपेट करेगा, और पैरेलल में कनेक्ट करें अक्रॉस सेम वोल्टेज तो कितना पावर डेसिपेट करेगा। तो वोल्टेज सेम दिया गया, मतलब वोल्टेज के हिसाब से लिखूंगा
सो पावर जो है आपका वी स्क्वायर बाय आर, वोल्टेज सेम दिया गया। सो फर्स्ट केस में सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2, राइट। सो R क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1। क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि ये जो पावर P1 वोल्टेज V में है, इसका पावर P2 वोल्टेज V में, और ये दोनों को कॉम्बिनेशन को लिया गया, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, अक्रॉस सेम वोल्टेज। सो वोल्टेज सेम है, सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई पी इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। यही अगर हम पैरेलल लेते हैं, पैरेलल में क्या होता है, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहां पर 1 बाई आर क्या हो रहा है, 1 बाई आर कितना हो रहा है, P बाई वी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, P बाई वी स्क्वायर इक्वल टू P1 बाई वी स्क्वायर प्लस P2 बाई वी स्क्वायर। सो P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो दो रेसिस्टर्स अगर पावर डेसिपेट करता है P1 एंड P2 सेम वोल्टेज V में, और एक हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल अक्रॉस सेम वोल्टेज, तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया गया है, एक रेसिस्टर R1 जो है पावर डिसिपेट करता है से 60 वाट पावर डिसिपेट करता है, कितना वोल्टेज में, 220 वोल्ट। और एक रेसिस्टर R2 से डिसिपेट करता है 80 वाट, कौन सा वोल्ट में, 440 वोल्ट, राइट। और ये दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अक्रॉस 880 वोल्ट, अक्रॉस 880 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। तो अब कितना पावर डेसिपेट करेगा, क्या हमने जो फार्मूला भी निकाला था, क्या इसको यूज कर सकते हैं, P इक्वल टू P1 प्लस P2। ये जो फार्मूला भी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वेरी कैटेगरिकल था। दोनों रेसिस्टर सेम वोल्टेज V में पावर P1 P2 डेसिपेट करता है, और वो कॉम्बिनेशन को हमने अक्रॉस सेम वोल्टेज लगाया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये जो है 220 में, ये 440 में अब आपने लगाया। तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली रेसिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो बना सकते हैं। सो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। रेसिस्टेंस को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। सो ये आपका रेसिस्टेंस निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। सो पहला का रेसिस्टेंस कितना हो गया, पहला का रेसिस्टेंस हो गया वी स्क्वायर 220 स्क्वायर बाई 220 स्क्वायर बाई पी, पी कितना हो गया 60। सो दूसरा का हो गया 440 स्क्वायर बाई पी। अब इफेक्टिव पावर हो जाएगा, दोनों सीरीज में है, सीरीज में हो जाएगा, कितना वोल्टेज आपने डाला 880। सो वी स्क्वायर सीरीज बाय रेसिस्टेंस, सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2। सो ये हो गया 880 स्क्वायर, R1 कितना है 220 स्क्वायर बाई 60, और R2 कितना है 440 स्क्वायर बाई 80। सो 220 से कट जाएगा, 220 इंटू 4 हो जाता, 4 का स्क्वायर 16, ये वाला 1 बाई 60, ये वाला 4 बाई 80। तो आप ये 20 एलसीएम चला जाएगा, 20 एलसीएम चला जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 60 एलसीएम जाएगा। सो 16 इंटू 60 बाई ये 1 4 240 वाट, राइट। ये क्वेश्चन हमने इसलिए बनाया क्योंकि यूजुअली आप लोग कभी कभी एग्जाम में जल्दी से बना देते हैं। सीरीज मतलब पावर जो है P1 P2 बाई P1 प्लस P2, पैरेलल मतलब P इक्वल टू P1 प्लस P2, बट ऐसा नहीं है, सीरीज में ये नहीं होता है। ये ओनली कंडीशनल है कि दोनों गिवन वोल्टेज V में इतना इतना पावर डिसिपेट करता है, और कॉम्बिनेशन को अपने अक्रॉस सेम वोल्टेज लगाया तब,
अदरवाइज जैसा हम लोग फर्स्ट से क्वेश्चन करते आ रहे बेसिक्स यूज करेंगे। सीरीज का मतलब करंट सेम, पैरेलल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक सोर्स है, डीसी सोर्स है और एक रेसिस्टर है। डीसी सोर्स का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। सो एक्सटर्नल रेसिस्टर और इंटरनल रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है ताकि पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेसिस्टर जो है मैक्सिमम होना चाहिए। सो ये मैक्सिमम होना चाहिए, पावर I² R मैक्सिमम होना चाहिए। आई क्या होगा? ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। सो यहाँ वेरिएबल है कैपिटल आर, सो विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल हम डिफरेंशिएट करेंगे। ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, रहने दीजिए। सो क्वोशिएंट रूल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर है तो R4 हो जाएगा। सो पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव r का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 2 इंटू आर प्लस आर इंटू 1। इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी चला जाएगा, आपका रह जाएगा r प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 2r r प्लस आर इक्वल टू जीरो। सो r प्लस आर भी चला जाएगा, r प्लस आर माइनस 2r इक्वल टू जीरो। सो r इक्वल टू r। सो मैक्सिमम पावर के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टर शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टर, राइट। और मैक्सिमम पावर कितना होगा? बिकॉज अब दोनों बराबर हो गया, I² R। सो करंट हो जाएगा ई, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर है। तो r प्लस आर 2r हो जाएगा इंटू आर। सो E² बाई 4r। ये मैक्सिमम पावर हम एक डीसी सोर्स से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोर्स है, इसका इंटरनल रेसिस्टर नहीं दिया है, मान लेते हैं R है, और ये रेसिस्टर दिया गया R1। सो ये सोर्स है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिया गया, ईएमएफ दिया गया, और क्वेश्चन में दिया गया है कि दो एक्सटर्नल रेसिस्टर, एक R1 फिर R1 को हटा के अगर आप R2 लगाते हैं, दोनों समय पावर्स जो है सेम है। सो पहले जब आपने R1 लगाया, सपोज करंट I1 है, सो पावर हो जाएगा I1² R1। I1 क्या होता है? E बाई R1 प्लस R होल स्क्वायर R1। नेक्स्ट आपने जब R1 को हटा के R2 को लगाया, अब करंट मान लेते हैं I2 है। सो I2 कितना होगा? E बाई R2 प्लस R होल स्क्वायर इंटू R2। तो दोनों साइड E² कट जाएगा, इसको स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R2² R1 राइट, 2R1 R2 R। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? R1 R² इक्वल टू E² दोनों साइड कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, R1² R2 राइट, नेक्स्ट 2R1 R2 और फाइनली R² R2। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसमें R² को एक साइड ले आते हैं तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, और ये दोनों को लेते हैं, ये दोनों में R1 R2 कॉमन चला जाएगा तो R1 माइनस R2। सो ये R1 इज नॉट इक्वल टू R2, सो कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा √R1 R2। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हमने स्टेडी करंट डिस्कस किया। अगर करंट वेरी कर रहा है, स्टेडी करंट जो है आमतौर पर हम डीसी लेते हैं, सपोज एसी है, करंट इस तरह से वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है, आपने एक क्रॉस रेसिस्टर लगाया आर, और इन एक टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ω। एक टाइम पीरियड में कितना पावर डेसिपेट होगा, कितना एनर्जी डेसिपेट होगा।
तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि करंट वेरी कर रहा है। सो एनर्जी निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पावर जो है एनर्जी पर यूनिट टाइम है, सो पी डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो पावर जो है आई स्क्वायर आर, आई क्या है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। सो टाइम क्या दिया गया, 0 से लेकर एक टाइम पीरियड यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन कैसा होगा, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सो आई नॉट स्क्वायर और आर भी बाहर चला जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर चला गया, आर भी बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया और आपका 1 रह गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन बाई 2 ओमेगा। इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या है 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा। तो वैल्यूज डाल देते हैं, ये वैल्यू डालते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। नेक्स्ट t की जगह में 2 पाई बाई ओमेगा डालते हैं तो साइन 2 पाई होगा, साइन 2 पाई 0 हो जाता है। सो अपर लिमिट खत्म हो गया। नेक्स्ट लोअर लिमिट t की जगह 0 डालते हैं, 0 होगा, साइन 0 भी 0 होता है। तो ये आंसर हो गया। तो करंट अगर वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करते हैं।